पाकिस्तान को हथियार देकर चीन को लगता है कि वह भारत पर दबाव बना सकता है, लेकिन अब खेल पलट चुका है। भारत सीधे चीन से नहीं भिड़ रहा, बल्कि चीन के चारों तरफ मौजूद देशों को ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल देकर एक ऐसी सुरक्षा घेरा बना रहा है जो बीजिंग की नींद उड़ा सकता है। फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और अब कई दूसरे देश भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है? देखिए, पिछले कुछ सालों में भारत की विदेश नीति और डिफेंस इंडस्ट्री में एक ऐसा बदलाव आया है जिसे चीन की टेंशन बढ़ा दी। वजह है ब्रह्मोस मिसाइल, वही ब्रह्मोस जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित सांग्रीला डायलॉग के दौरान भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पुष्टि की कि वियतनाम के साथ ब्रह्मोस डील फाइनल हो चुकी है, जबकि इंडोनेशिया के साथ बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। इससे पहले फिलीपींस पहले ही भारत से ब्रह्मोस खरीद चुका। अब पहली नजर में यह सिर्फ हथियारों की बिक्री लग सकती है, लेकिन असली कहानी अब समझ आती है जब आप नक्शे पर इन देशों की लोकेशन को देखते हैं। एक तरफ फिलीपींस, दूसरी तरफ वियतनाम और नीचे है इंडोनेशिया। तीनों देश साउथ चाइना सी के आसपास मौजूद हैं और तीनों का चीन के साथ किसी न किसी रूप में समुद्री विवाद है। देखिए, साउथ चाइना सी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में से है। हर साल $1 ट्रिलियन का व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। चीन इस पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, लेकिन फिलीपींस, वियतनाम और कई अन्य देश उसके दावों पर विरोध कर रहे हैं। यहीं पर ब्रह्मोस गेम बदल देता है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड मैक 2.8 से 3 तक पहुंच सकती है। आसान भाषा में कहें तो यह आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज चलती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी स्पीड नहीं, बल्कि इसकी लो एल्टीट्यूड फ्लाइट है। यह समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ सकती है, जिससे रडार को इसे पकड़ने का समय बहुत कम मिलता है। इसी कारण इसे रोकना बेहद मुश्किल बन जाता है। देखिए, फिलीपींस ने लगभग $375 मिलियन की डील के तहत ब्रह्मोस खरीदा था। अब भारत फिलीपींस को एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस देने पर भी विचार कर रहा है, जिसकी रेंज 450 से 500 किलोमीटर बताई जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी दुश्मन युद्धपोत फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र के आसपास आने से पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि कुछ ही मिनटों में उस पर ब्रह्मोस हमला कर सकता है। इसी तरह वियतनाम की स्थिति भी है। साउथ चाइना सी में चीन और वियतनाम के बीच लंबे समय से विवाद चलता आया है। ऐसे में ब्रह्मोस वियतनाम की समुद्री सुरक्षा को नई ताकत देगा और अब इंडोनेशिया भी इसी सूची में शामिल होने जा रहा है। यानी धीरे धीरे भारत के सबसे शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम चीन के आसपास मौजूद देशों तक पहुंच गए हैं। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इसे स्ट्रिंग ऑफ ब्रह्मोस कहने लगे। देखिए, पहले चीन ने भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति अपनाई थी, लेकिन अब भारत बिना किसी सैन्य बेस के केवल अपने मित्र देशों को मजबूत बनाकर एक नया सुरक्षा नेटवर्क तैयार कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल एक व्यापार नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल मैसेज है। संदेश यह है कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा। भारत अब हथियार बेचने वाला, सुरक्षा साझेदारी बनाने वाला और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला देश बन चुका है। और यही कारण है कि आज चीन इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहा है। तो अब सवाल यह है कि आखिर चीन इतना परेशान क्यों है? देखिए, उसकी वजह सिर्फ मिसाइल नहीं है, इसकी वजह है जियोग्राफी, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कई बार हथियारों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी लोकेशन होती है। आप इस नक्शे पर देखिए, फिलीपींस साउथ चाइना सी के पूर्वी हिस्से में बैठा है, वियतनाम पश्चिमी हिस्से में है और इंडोनेशिया दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स के आसपास मौजूद है। अब यहां एक शब्द समझना जरूरी है, चोक पॉइंट। चोक पॉइंट मतलब ऐसा संकरा समुद्री रास्ता जहां से बड़ी मात्रा में जहाजों को गुजरना पड़ता। अगर कोई देश इन मार्गों पर नियंत्रित कर ले तो वह वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। और सबसे बड़ा उदाहरण है मलक्का स्ट्रेट। दुनिया के लगभग 25% समुद्री व्यापार और चीन के ऊर्जा आयात का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। इसी वजह से चीन लंबे समय से मलक्का डायलेमा की बातें करता रहा है। अब सोचिए, अगर इंडोनेशिया के पास ब्रह्मोस जैसी लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलें आ जाती है तो वह अपने आसपास के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। यही कारण है कि मार्च 2026 में इंडोनेशिया ने आधिकारिक रूप से भारत के साथ ब्रह्मोस खरीद समझौते में प्रवेश करने की पुष्टि की थी। राउटर्स के अनुसार इंडोनेशिया अपनी समुद्री सुरक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण के लिए कदम उठा रहा है। अब दूसरी तरफ फिलीपींस को देखिए। 2022 में फिलीपींस ने भारत के साथ लगभग $375 मिलियन की ब्रह्मोस डील साइन की थी। राउटर्स के अनुसार यह डील 3 तटीय मिसाइल बैटरियों के लिए थी और इसका उद्देश्य चीन के साथ बढ़ते साउथ चाइना सी तनाव के बीच फिलीपींस की तटीय रक्षा को मजबूत करना था। 2024 में पहली बैटरी की डिलीवरी हुई, 2025 में दूसरी बैटरी पहुंची और अब लगातार आगे की डिलीवरी जारी है। फिलीपींस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारियों ने तो ब्रह्मोस को गेम चेंजर तक कहा था, क्योंकि उनके अनुसार यह मिसाइल फिलीपींस की कोस्टल डिफेंस क्षमता को पूरी तरह बदल सकती है। और यही बात चीन को परेशान करती है, क्योंकि पहले साउथ चाइना सी में चीन का दबदबा लगातार बढ़ रहा था। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जा रहे थे, रनवे बनाए जा रहे थे, सैन्य ठिकाने तैयार किए जा रहे थे, लेकिन अब पहली बार चीन के विरोधी देशों के पास ऐसी मिसाइल आने लगी है जो उसके जहाजों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से निशाना बना सकती है।
यही कारण है कि वियतनाम की डील को भी इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट माना जा रहा है। राउटर्स और इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सांग्रीला डायलॉग 2026 में पुष्टि की कि वियतनाम के साथ ब्रह्मोस समझौता साइन हो चुका है, जबकि इंडोनेशिया वाला समझौता अंतिम चरण में है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वियतनाम डील की संभावित कीमत लगभग $629 मिलियन बताई जा रही है, जिसमें प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। अब दोस्तों, इसमें दिलचस्प यह है कि यह सिर्फ हथियारों की बिक्री नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक नेटवर्क बिल्डिंग है। पहले चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के जरिए हिंद महासागर के आसपास अपने प्रभाव का नेटवर्क तैयार किया था, लेकिन अब कई विश्लेषक भारत की इस रणनीति को स्ट्रिंग ऑफ ब्रह्मोस कहने लगे हैं, क्योंकि भारत किसी देश में सैन्य बेस नहीं बना रहा है। भारत अपने मित्र देशों को ऐसी क्षमता दे रहा है कि जिससे वे खुद चीन की आक्रामकता को चुनौती दे सके। और शायद यही कारण है कि आज साउथ चाइना सी में शक्ति संतुलन धीरे धीरे बदलता हुआ दिख रहा है। यानी कहानी सिर्फ एक मिसाइल की नहीं है, कहानी उस नेटवर्क की है जो भारत बना रहा है, और यही नेटवर्क आने वाले वर्षों में इंडो पैसिफिक और राजनीति को बदल सकता है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया भारत के ब्रह्मोस नेटवर्क का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्या यह सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट है या इसके पीछे कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल रणनीति छिपी हुई है? दोस्तों, इसका जवाब समझने के लिए हमें पाकिस्तान, चीन और टर्की के बढ़ते सहयोग को समझना होगा। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन चीन से मिला है, और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री, इसके अनुसार 2020 से 24 के बीच पाकिस्तान के लगभग 81% हथियार जो है वो चाइना से आयात हुए। यानी कि पाकिस्तान की सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा सप्लायर चीन बन चुका है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, टर्की लगातार पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी, सैन्य सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राजनीतिक समर्थन देता रहा है। कई मौकों पर टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए हैं। यानी धीरे धीरे एक चाइना पाकिस्तान टर्की एक्सिस बनता दिख रहा है, और अब भारत उसी का जवाब दे रहा है, लेकिन सैनिक गठबंधन बनाकर नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाकर। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है, तब भारत ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के साथ अपने संबंध मजबूत करता है। जब चीन पाकिस्तान को हथियार देता है, तब भारत फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया को ब्रह्मोस देता है। यानी भारत सीधे टकराव की जगह स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कर रहा है, और दोस्तों, यही आधुनिक जियोपॉलिटिक्स का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। अब यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन। टर्की में इसे मावी वतन कहा जाता है। यह एक समुद्री रणनीति है जिसके तहत टर्की ईस्ट मेडिटेरेनियन में बहुत बड़े समुद्री क्षेत्रों पर अपना प्रभाव मानता है। अब यहाँ समस्या यह है कि ग्रीस और साइप्रस इस दावे को स्वीकार नहीं करते, और यहीं से तनाव शुरू होता है। अगर आप मेडिटेरेनियन सी का नक्शा देखें तो आपको छोटे छोटे ग्रीक द्वीप दिखाई देंगे। ग्रीस का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार इन द्वीपों को भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ का अधिकार मिलता है, जबकि टर्की इस व्याख्या से सहमत नहीं है, और इसी वजह से पिछले कई वर्षों से दोनों देश के बीच तनाव बना हुआ है। अब सोचिए, अगर भविष्य में साइप्रस या ग्रीस के साथ ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल आ जाती है तो क्या होगा? टर्की के कई रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि पूरे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का शक्ति संतुलन बदल सकता है, और यही वजह है कि टर्की मीडिया में लगातार ब्रह्मोस को लेकर के चर्चा दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है, और वह है मेक इन इंडिया। एक समय था जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक माना जाता था, लेकिन आज स्थिति बदल रही। भारत सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 2025 में भारत का रक्षा सिर्फ 24,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया, जो लगभग $2.8 बिलियन के बराबर है। यह 10 साल पहले की तुलना में कई गुना अधिक है, और इस पूरे परिवर्तन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा है ब्रह्मोस। क्यों? क्योंकि दुनिया को सिर्फ विज्ञापन पर भरोसा नहीं होता, दुनिया को प्रदर्शन पर भरोसा होता है। जब कोई हथियार लगातार सफल परीक्षण करता है, जब उसकी विश्वसनीयता साबित होती है, तब दूसरे देश उसमें रुचि दिखाते हैं, और इसलिए आज 15 से अधिक देश ब्रह्मोस में रुचि दिखा रहे हैं। इसमें साउथ ईस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका और यूरोप के भी कई देश शामिल बताए जाते हैं। यह सिर्फ एक मिसाइल की सफलता नहीं है, भारत के पूरे रक्षा उद्योग की सफलता है। और दोस्तों, अगर हम पूरी कहानी को जोड़ें तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आती है कि पूर्व में फिलीपींस, दक्षिण में इंडोनेशिया, पश्चिम में वियतनाम, भूमध्य सागर में ग्रीस और साइप्रस, इन सब के बीच भारत, यानी भारत केवल हथियार नहीं बेच रहा, भारत एक नेटवर्क बना रहा है, और एक ऐसा नेटवर्क जो समान रणनीतिक हितों वाले देशों को जोड़ता है, एक ऐसा नेटवर्क जो चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है, और एक ऐसा नेटवर्क जो यह दिखाता है कि 21वीं सदी का भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहना चाहता, वह एक ग्लोबल सिक्योरिटी पार्टनर बनना चाहता है। और शायद यही वजह है कि आज साउथ चाइना सी से लेकर के मेडिटेरेनियन सी तक एक नाम बार बार सुनाई दे रहा है, ब्रह्मोस। और अगर आने वाले वर्षों में इंडोनेशिया की डील पूरी होती है, ग्रीस और साइप्रस देश आगे बढ़ते हैं और बाकी इच्छुक देश भी सूची में जुड़ते हैं, तो इतिहास शायद इस दौर को उस समय के रूप में याद करेगा जब भारत ने पहली बार अपने हथियारों के माध्यम से वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रभावित करना शुरू किया था।